आखिरकार काफी सफर तय करके भृगु बैरन द्वीप पर पहुंच गया था। वो अपने बोट पर खड़े होकर द्वीप की ओर देख रहा था और सोचने लगा कि इसी जगह पर उसे जानवी के लिए दूसरी जड़ी बूटी मिल जाएगी, जिसे लेकर वो तुरंत जानवी के पास लौटकर जाएगा। वहां पहुंचते ही वो उस जगह को देखता ही रह गया। वो द्वीप दिखने में बाकी द्वीपों से काफी अलग सा लग रहा था। भृगु उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा और फिर बोट जैसे ही उसके काफी करीब पहुंची तो भृगु ने लवी से कहा, अब बस हम जल्दी से वो बूटी उठाएंगे और फिर तुरंत ही रवाना हो जाएंगे। लवी ने भी खुश होकर सर हिलाया। वो भी जब से उदयपुर से चली थी तब से बस जानवी के ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। वैसे तो लवी के हिसाब से वो होना नामुमकिन था, पर जब साधु ने उन्हें रास्ता दिखाया तो लवी को भी यकीन हो गया और उसे भी लगा कि अब जानवी ठीक हो जाएगी। इसलिए उसे भी वापस जानवी के पास पहुंचने की बहुत जल्दी थी। बोट द्वीप से थोड़ी दूरी पर रुक गई थी, जिसे देखकर भृगु ने ड्राइवर से कहा, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? हमें द्वीप पर जाना है, बोट को उसके करीब लेकर चलो। ये सुनते ही उस ड्राइवर की आंखें एकदम बड़ी हो गई और उनमें अविश्वास की भावना दिखने लगी। उसने हैरान होकर पूछा, द्वीप पर जाना है मतलब? यहाँ हम पहुंच तो चुके हैं, अब और कितना आगे जाना है? सर, इस द्वीप पर जाना मना है। यहाँ ये ज्वालामुखी है जो किसी भी वक्त फट सकता है, इसलिए सरकार ने इस द्वीप पर जाने की इजाजत नहीं दी है। यहाँ बस टूरिस्ट आते हैं, बोट से ही देखते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। आप भी वही कीजिए और वापस चलिए। भृगु, लवी और झिलमिल यह सुनकर परेशान हो गए। उन्हें ऐसा कुछ पता ही नहीं था। उनके लिए तो द्वीप पर उतरना बहुत जरूरी था, क्योंकि बूटी इसी द्वीप पर मिलने वाली थी। इसलिए झिलमिल ने कहा, अरे तुम्हें नहीं उतरना है तो तुम मत उतारो, लेकिन हमें तो उतरना है, इसलिए तुम बोट आगे लेकर चलो। पर वो ड्राइवर सर घुमाते हुए मना करने लगा। उसने दोबारा कहा, मैडम, आपने शायद मेरी बात ढंग से नहीं सुनी। यहाँ उतरना मना है और अगर आपने कोशिश की तो वो गलत होगा। यहाँ की बहुत सी खतरनाक कहानियां हैं और कहते हैं कि यहाँ अजीब सी घटनाएं हुई हैं और ये द्वीप बहुत ही जहरीला भी है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ जाने की कोशिश की तो आप लोगों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। देखिए, आप लोग तो बाहर से आए हैं, पर हम तो यहीं रहते हैं, हमें इसके बारे में पता है, इसलिए आप हमारी बात मानिए। तभी भृगु उस ड्राइवर के एकदम करीब गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा कि बोट करीब लेकर चलो तो चलो, तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। भृगु की धमकी से वो ड्राइवर घबरा गया और उसने चुपचाप इंजन को दोबारा से शुरू किया। हालांकि वो घबरा रहा था और अपनी ही भाषा में भृगु के खिलाफ कुछ बड़बड़ाने लगा, पर भृगु पर इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस उस द्वीप की तरफ ही देखे जा रहा था। वो लोग जैसे ही द्वीप के एकदम करीब पहुंचे तो ड्राइवर ने इशारा करके कहा, अब यहाँ से आप लोग ही आगे जाइए। देखिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आगे बहुत ही खतरा है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। मैंने तो सुना है कि बस चिड़िया की प्रजातियां और कुछ जंगली बकरियां ही यहाँ पाई जाती हैं और उनके अलावा कभी भी किसी ने यहाँ कोई दूसरा जीव नहीं देखा है। भृगु ने सब कुछ सुना, लेकिन वो फिर भी उतर गया और आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे लवी और झिलमिल भी उतर गए और वो सब द्वीप की तरफ जाने लगे। ड्राइवर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, शायद आपको अपनी फिक्र नहीं है, पर मुझे आप लोगों की फिक्र है, इसलिए मैं यहाँ आज पूरा दिन आप लोगों का इंतजार करूंगा और अगर शाम तक आप लोग लौट कर नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद हर कोई आपको मरा हुआ ही सोचेगा। भृगु ने सर हिलाकर ठीक है का इशारा किया। अगले ही पल भृगु, लवी और झिलमिल द्वीप के अंदर की तरफ चल पड़े। वो जगह बहुत ही अजीब थी और भृगु कभी भी पहले ऐसी जगह पर नहीं गया था। वहां उस बड़े से पहाड़ के चारों ओर थोड़ी बहुत हरियाली थी, लेकिन उसके अलावा वो जगह वाकई में बिल्कुल ही सुनसान सी लग रही थी। भृगु लोग बहुत ही आराम से कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आगे उन्हें कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। हालांकि वहां देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तभी अचानक से लवी ने कहा, तुम्हें यहाँ एक अजीब सी गर्मी और धुएं जैसा महसूस नहीं हो रहा है? बाकी दोनों ने लवी को देखा। उसे काफी पसीना आ रहा था और वो खांस भी रही थी। झिलमिल ने कहा, हाँ, गर्मी लगना तो जायज है, क्योंकि तुम एक ज्वालामुखी के ऊपर खड़ी हो। सोचो, इसके नीचे से कभी भी धरती फट सकती है और सारा लावा उबलता हुआ इसी तरफ बहकर आ सकता है। और इस जगह को देखो, यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ छुपोगी, कहाँ भागोगी? झिलमिल बहुत ही गंभीर होकर लवी को ये सब कुछ कह रही थी, जिसे देखकर लवी हैरान थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ साथ में एक काम पूरा करने आए हैं, तो क्या तुम मुझे वो काम करने से रोकना चाहती हो? आखिर तुम मुझे चीजें बता रही हो या डराने की कोशिश कर रही हो? तभी भृगु ने बीच में आकर कहा, लवी, तुम झिलमिल की बातों का बुरा मत मानो, ये तो इसकी बहुत पुरानी आदत है। इसे कहानियां बनाकर लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। झिलमिल ने तुरंत कहा, और हाँ, याद है बचपन में तुम मेरी उन कहानियों से कितना डरा भी करते थे? भृगु ने कुछ नहीं कहा। झिलमिल ने आगे कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम इस वक्त आग के ऊपर ही खड़े हैं, जो कभी भी उबाल लेकर बाहर आ सकता है। यहाँ जब पिछली बार ये ज्वालामुखी फटा था तो उसका असर 3 महीने तक यहाँ फैला हुआ था। ये सारा कालापन जो दिख रहा है ये उसी का असर है। उस वक्त 3 महीने तक यहाँ सिर्फ धुआं और जलता हुआ लावा ही दिख रहा था। वो गाइड गलत नहीं कह रहा था कि यहाँ लोगों का आना क्यों मना है। हम वाकई में खतरे से खेल रहे हैं। ये सुनकर भृगु ने कहा, झिलमिल, अगर तुम्हें यहाँ नहीं आना था तो तुम बोल सकती थी या फिर वहीं रुक जाती, पर अब तुम ये सब क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ कि मैं खतरे से खेल रहा हूँ, लेकिन यह मैं जानवी की खातिर कर रहा हूँ। झिलमिल ने तुरंत कहा, अरे भृगु, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ आने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी उस जड़ी बूटी तक पहुंचना पड़ेगा ताकि वो लेकर हम तुरंत निकल सके। भृगु ने अपना दिमाग शांत किया और वो लोग आगे बढ़े। वो लोग इधर उधर देखते हुए जा रहे थे, पर भृगु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो उस बूटी को आखिर इस द्वीप के कौन से हिस्से में ढूंढेगा। यहाँ जंगल तो था,
लेकिन उसमें इतने पेड़ पौधे थे कि उस बूटी तक पहुंचना भृगु के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। यही सोचते हुए वो लोग आगे जा रहे थे, तभी अचानक से एक आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही वो तीनों एकदम से रुके और भृगु ने इशारे से उन दोनों को खामोश होने के लिए कहा। वो लोग कुछ देर उसी जगह पर एकदम शांत खड़े रहे और दोबारा से आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर वो आवाज सुनाई नहीं दी। भृगु ने कहा, अब नहीं आ रही है तो आगे चलते हैं। पर भृगु के शब्द खत्म ही हुए थे कि तभी अचानक से तूफान की तरह एक अजीब सी दिखने वाली बकरी उनके सामने आकर खड़ी हुई। वो बकरी बहुत ही तेजी से वहां आई और वो भृगु और उसके साथियों को घूर रही थी। उसके सींग बहुत ही अजीब से थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी उस बकरी की आंखें। उसकी आंखें हरी हरी सी दिख रही थी और उनमें थोड़ा सा बीच में लाल भाव भी दिख रहा था। वो सामान्य नहीं था और ये बात भृगु समझ गया। उसने धीरे से कहा, लगता है वो ड्राइवर इन्हीं बकरियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तुम लोग इसकी आंखें देख रहे हो, ये थोड़ी अजीब नहीं है? लवी ने झट से कहा, ये थोड़ी नहीं, बहुत अजीब है। मुझे तो लग रहा है कि इस बकरी ने बहुत ज्यादा घास फूस खा लिया है और शायद वो खाकर ये पागल सी हो गई है। कहीं वाकई में यहाँ की ये सारे पेड़ पौधे जंगली और खतरनाक तो नहीं है? भृगु ने लवी से कहा, तुम्हारी शक्ल को देखकर लग रहा है कि तुम एक बकरी से डर रही हो। इतनी बड़ी योद्धा को भी डर लगता है और वो भी एक बकरी से? इतना कहकर भृगु हंसने लगा और झिलमिल भी उसके साथ हंसने लगी। लवी को गुस्सा आया और वो धीरे से उस बकरी की तरफ उसे छूने के लिए बढ़ी। वो भृगु को दिखाना चाहती थी कि उसे किसी से कोई डर नहीं लगता है, पर लवी ने जैसे ही उस बकरी की तरफ कदम बढ़ाया, वो बकरी एकदम से हुर्राई और वो अपनी सींग लेकर भागती हुई लवी की तरफ आने लगी। वो तो लवी एक योद्धा है और उसकी फुर्ती बहुत ही तेज है, इसलिए उसने बकरी को आते हुए पहले ही भाप लिया और दूसरी तरफ हट गई। वो बकरी रुकी नहीं, बल्कि भागते हुए सीधे आगे निकल गई। ये देखकर वो तीनों काफी चौंक गए और भृगु ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उस बकरी ने जो किया वो सामान्य नहीं है और वो अभी जिस तरह से भागती हुई गई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बकरी पर कोई भूत सवार हो। वो लोग दोबारा आगे बढ़े क्योंकि यहाँ पर उनका एक एक पल बहुत ही कीमती था। भृगु ने बाकियों से कहा, अब हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, हर तरफ नजर रखो और कुछ भी अलग सा दिखे तो मुझे खबर करो। तभी वहां एकदम से धरती गिरी। भृगु गिरा और झिलमिल भी एक तरफ जाकर गिरी। लवी ने एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को संभाला। वो कपकपाहट बस एक ही बार महसूस हुई और फिर सब कुछ दोबारा से सामान्य हो गया। भृगु दोबारा उठकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी उनके सामने वाले पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और एक अजीब सी आवाज भी आने लगी। भृगु हमेशा खतरे को भांप लेता है और इस बार भी वैसा ही हुआ। उसने एकदम से कहा, तैयार हो जाओ, आगे से कोई आ रहा है। वो तीनों एकदम से लड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए और सामने की ओर ही देखने लगे। तभी वो आवाज और तेज हो गई और पेड़ और भी जोरों से हिलने लगे। देखते ही देखते वो पेड़ हटे और उसके पीछे से बकरियों की फौज निकल कर आई। भृगु ने गौर किया कि वो सारी बकरियां ठीक उसी पहले वाली बकरी के जैसे ही दिख रही थी। सबकी आंखें अजीब सी थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी के वश में है। वो बकरियां सीधे भृगु और उसके साथियों की ओर ही आ रही थी। उनकी आंखों का जुनून देखकर भृगु ने बाकियों को देखा और पूछा, तैयार हो? बाकियों ने सर हिलाया और तभी उन बकरियों ने एक साथ भृगु, लवी और झिलमिल पर हमला कर दिया। वो लगभग 20-25 बकरियां थी और उनकी संख्या भृगु लोगों से काफी अधिक थी। वो बहुत ही अजीब तरीके से हमला कर रही थी, जैसे कि भृगु और बाकियों को मार ही डालना चाहती हो। भृगु अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन बकरियों के सामने वो लोग कम पड़ रहे थे। वो बकरियां एक साथ झुंड में एक एक आदमी पर हमला कर रही थी, जिसका सामना करना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। तभी एकदम से पीछे से कुछ पक्षी उड़ते हुए आए। वो सीधे उड़ते हुए आगे की ओर निकल गए जहां समंदर था। उन्हें देखकर वो बकरियां भी एकदम से वापस समंदर की ओर बाहर भागने लगी। अब उन्होंने भृगु और बाकी दोनों को एकदम से छोड़ दिया और सब के सब वहां से तेजी से भाग गई। उनके जाते ही भृगु, लवी और झिलमिल ने खुद को संभाला। लवी ने कहा, अभी तक ये लोग हम पर हमला कर रहे थे और उन पक्षियों को देखते ही एकदम से भाग गए, ऐसा क्यों? और तुमने देखा कि वो पक्षी भी कितनी रफ्तार से उड़ते हुए यहाँ से निकल गए और अभी कुछ देर पहले धरती भी हिली थी। झिलमिल ने पूछा, लवी तुम क्या कहना चाहती हो? लवी ने सामने पहाड़ की ओर देखा और उसकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, हमारी जान खतरे में है क्योंकि यह ज्वालामुखी फटने वाला है। क्या लवी की बात सच थी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर भृगु उस जड़ी बूटी को कैसे हासिल करेगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु बैरन द्वीप पर जानवी के लिए जड़ी बूटी लेने पहुंचा था। हालांकि जो ड्राइवर उसे वहां लाया था उसने बार बार भृगु को उस द्वीप के खतरे के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि भृगु को उस द्वीप पर नहीं जाना चाहिए। पर भृगु के पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लवी और झिलमिल के साथ उस द्वीप पर उतर गया। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि शायद उस द्वीप का ज्वालामुखी फिर से फटने वाला है। लवी ने जैसे ही ज्वालामुखी फटने वाली बात भृगु और झिलमिल को बताई, उन दोनों ने भी तुरंत आकर उस पहाड़ की ओर देखा। वहां से धुआं निकलने लगा था। वो धुआं बहुत ही ज्यादा था और बिल्कुल राख की तरह ही दिख रहा था। उस धुएं को निकलते हुए देखकर उन तीनों को ही डर लगने लगा और तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। भृगु ने इधर उधर देखा, लेकिन वो छोटा सा द्वीप था और हर तरफ खुला हुआ सा दिख रहा था। वहां ज्वालामुखी के लावा से बचने के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। भृगु ने कहा, अभी भागो, जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ भागो। वो तीनों भागने ही वाले थे, तभी एकदम से उनके सामने एक आदमी आया। उसको ऐसे अचानक से सामने देखकर भृगु चौंक गया और वो उस आदमी को मारने ही वाला था। आखिर वो अपने योद्धा की आदत से जो मजबूर था। उस आदमी ने भी जैसे ही भृगु के हाथ को अपनी ओर आते हुए देखा तो एकदम से चौंक गया और अपना हाथ ऊपर उठा लिया ताकि खुद को बचा सके। पर भृगु रुक गया और फिर उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ हटाकर
भृगु के हाथों की ओर देखा। भृगु ने हाथ नीचे कर लिए थे, जिसे देखकर उस आदमी ने भी हाथ नीचे किए। उसने झट से कहा, अगर बचना है तो सोचना छोड़ो और मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, पर भृगु, लवी और जेलमिल को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें समझ नहीं आया कि वो उस आदमी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई और बेहतर या दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए भृगु उस आदमी के पीछे भागा और उसके साथ बाकी दोनों भी भागे। वो लोग भाग तो रहे थे, लेकिन बार बार पीछे पलटकर पहाड़ की ओर भी देख रहे थे। वो धुआं अब और भी तेज होने लगा था और अब काफी फैलने भी लगा था। भृगु ने कहा, और तेज चलो। कुछ ही देर में एक जोर की आवाज आई और वो तीनों भागते हुए रुक गए। वो जैसे ही पीछे पलटे तो इस बार उन्हें वहां धुआं नहीं दिखा, बल्कि पिघलता हुआ लावा नजर आया, जो पूरे उफान में उस पहाड़ के ऊपर से निकल रहा था और बाहर फैलता जा रहा था। ये देखते ही झिलमिल और लवी की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन तभी उस बाबा ने चिल्लाकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो भागो, चलो। ये सुनते ही लवी, झिलमिल और भृगु बहुत ही तेजी से भागने लगे और कुछ ही देर में वो उस बाबा के साथ एक गुफा के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही वो तीनों रुक गए और बाबा अंदर घुस गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि वो तीनों रुक गए थे, वो वापस बाहर निकले और बोले, अब यहाँ क्यों खड़े हो गए हो? मेरी बात सुनो, और अगर जिंदा रहना है तो अंदर चलो। यहाँ तुम्हारे बचने का यही एक तरीका है। कोई और रास्ता न समझ में आते हुए भृगु बाकी दोनों के साथ उस गुफा में घुस गया और यही उम्मीद की कि शायद वो बाबा सही बोल रहा हो। गुफा के अंदर जाने के बाद भृगु एकदम शांत हो गया। उसने उस बाबा से पूछा, क्या वाकई हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाहर लावा बह रहा है? उस आदमी ने एक गिलास हाथ में लिया और उसमें से कुछ पीने लगा और बहुत ही आराम से एक तरफ बैठ गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम लोगों ने तो आज मुझे भी फंसा दिया था। जब मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा तो तुम्हें भागना चाहिए था। ये बीच बीच में रुक क्यों रहे थे? मरने का शौक है क्या? भृगु ने अब ध्यान से अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा। उस आदमी के बाल एकदम जटाधारी थे और उसने सफेद रंग के अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसके पैरों में हालांकि जूते थे, जो उसके कपड़ों की हालत से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। उस आदमी की उम्र लगभग 50-55 की जितनी लग रही थी, पर वो दिखने में भले ही साधु बाबा की तरह हो, पर उसकी हरकतें काफी अलग सी थी। वो गुफा उसका घर था और उस जगह को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आदमी वहां काफी समय से रह रहा है। वहां एक साधारण जीवन जीने के हिसाब से सारा सामान रखा हुआ था और एक बिस्तर भी लगा था। भृगु, लवी और झिलमिल को ये सब काफी अजीब लगा। कोई भी आदमी अपने मन से ऐसी खतरनाक जगह पर आकर क्यों रहना चाहेगा, और इसलिए उन्हें वो बाबा काफी अजीब लगे। भृगु ने पूछा, आप यहाँ रहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें मेरा घर अच्छा नहीं लगा क्या? अगर नहीं लगा तो बाहर जा सकते हो। भृगु खामोश होकर बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। भृगु को उस गुफा के अंदर बैठे हुए अब काफी घंटे बीत चुके थे। वो अंदर बचने के लिए बैठा हुआ तो था, लेकिन उसके मन में सिर्फ उस बूटी का ही ख्याल आ रहा था। भृगु को लग रहा था कि वो जितना समय अंदर रह रहा है, जानवी के लिए उतना ही समय कम होता जा रहा है। इसलिए वो एकदम से उठा और इधर से उधर चलने लगा। उसकी बेचैनी को देखते हुए बाबा ने कहा, तुम आखिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो, और तुम लोग यहाँ आए ही क्यों थे? कौन सा टूरिस्ट गाइड था जिसने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ उतर सकते हो? ये जगह वर्जित क्षेत्र है और यहाँ आना मना है। तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और टूरिस्ट मौजूद ही नहीं है। फिर तुमने ऐसी हिम्मत कैसे कर ली? गाइड को ज्यादा पैसे दिए थे क्या? बाबा की ये सारी बातें सुनकर और अपनी बेचैनी की वजह से भृगु चिढ़ गया। उसने कहा, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए हैं और हम कोई टूरिस्ट नहीं है। मैं यहाँ किसी चीज की तलाश में आया हूँ और वो चीज लिए बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये बात जानने के बाद उस बाबा ने भृगु को काफी ध्यान से देखा और पूछा, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है? भृगु पहले तो कुछ भी कहने से हिचक रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो बाबा उस बूटी को ढूंढने में उसकी मदद कर पाएंगे। इसलिए उसने जानवी की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। उसने कहा, अब मैं बस वो दूसरी बूटी लेने यहाँ आया हूँ और जैसे ही वो मिल जाएगी तो फिर मैं अपनी बीवी को बचा पाऊंगा। भृगु की कहानी और जानवी के लिए उसका प्यार देखकर वो बाबा हैरानी से भृगु को देखने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग आजकल मिलते नहीं है, इसलिए तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम यहाँ किस बूटी को ढूंढने आए हो? भृगु ने कहा, मैं यहाँ ईश्वरा मूली को ढूंढने आया हूँ। मुझे मेरे साधु बाबा ने बताया था कि वो इसी जगह पर मिलेगी। बल्कि मैं जब नेपाल में था तो वहाँ की जो प्रधान थी, उन्होंने तो मुझे एक आदमी का भी नाम बताया था और कहा था कि शायद वो आदमी मुझे वो बूटी ढूंढने में मदद कर पाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पहुंचने के बाद उस आदमी के बारे में पूछने की कोशिश की थी, पर कोई भी मुझे जानकारी नहीं मिली। उस बाबा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या नाम है उस आदमी का? भृगु ने तुरंत जवाब दिया, कोई किस्मती बाबा है। उस प्रधान ने तो मुझे कहा था कि वो यहाँ मिलेंगे, लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत में उनसे मिलना नहीं लिखा है। वो बाबा जोर से हंसने लगे और अगले 5 मिनट तक वो पागलों की तरह हंसते ही रहे। उनको ऐसे हंसते हुए देखकर भृगु, लवी और झिलमिल को भी अजीब लगा। जब उस बाबा ने हंसना बंद किया तो उन्होंने खुद ही कहा, तुम जिसको दर दर ढूंढ रहे थे अब उसी की शरण में खड़े हो और तुम्हें पता भी नहीं है। ये कैसी अजीब बात है? भृगु चौंक गया, पर वो खुश भी हो गया। उसे लगा कि अब उसकी मंजिल करीब ही होगी। उसने उत्साहित होकर कहा, अरे अगर आप मुझे मिल गए हैं तो फिर मुझे यकीन है कि वो बूटी भी मुझे अब जल्द ही मिल जाएगी। बाबा, मुझे उसकी बहुत जरूरत है और अब कैसे भी करके आप मुझे वो दिलाने में मदद कीजिए। लेकिन तभी उस बाबा के चेहरे का भाव एकदम से बदल गया और उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम किस जगह पर खड़े हुए हो? अरे बाहर ज्वालामुखी फटा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश फैला हुआ है। ऐसे में तुम्हें बाहर घूमने जाना है। अरे यहाँ से बाहर निकलना मतलब मौत को गले लगाना होगा। इसलिए वो बूटी तो तुम्हें अब हासिल नहीं हो सकती है। ये हालात अभी काफी महीनों तक ऐसे ही रहेंगे और जो भी यहाँ उगा होगा वो सब कुछ इसके लपेटे में आ जाएगा। इसलिए उस बूटी की उम्मीद तो तुम्हें छोड़ ही देनी चाहिए। भृगु अब तक काफी सकारात्मक सोच रख रहा था।
जब उसे बाबा के बारे में पता चला तो उसे लगा कि अब जानवी को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो एकदम से निराश हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में उम्मीद का डब्बा दिया हो और जैसे ही भृगु उसे खोलने वाला था तब वो डब्बा उससे छीन लिया गया। भृगु एकदम से भड़कते हुए बोला, मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बताई है। मैंने आपको बताया है कि जानवी कितनी मुसीबत में है और अगर अब मैं वो बूटी लेकर नहीं जा पाया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। इसलिए मैं यहाँ न सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, बल्कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढूंगा। भृगु काफी गंभीर था और उसमें वाकई में अब धीरज नहीं बचा था। वो उस गुफा के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलकर उसने एक कदम बाहर बढ़ाया। बाहर का नजारा देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। बाहर सिर्फ और सिर्फ धुआं और लावा ही दिख रहा था। उस गुफा के पास तक भी लावा फैलने लगा था और धुआं तो वहां इतना भर चुका था कि भृगु को उस दरवाजे के थोड़े आगे तक भी कुछ दिख नहीं रहा था। उसने जोर से खांसना शुरू किया और उसे हकीकत का एहसास हो गया। वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर आया। अंदर आकर उसने देखा कि बाबा बहुत ही आराम से बैठे हुए थे, जैसे उन्हें पता हो कि भृगु लौटकर आने वाला था। भृगु को देखते ही वो उठकर सीधा बैठे और बोले, क्या हुआ, देख ली सच्चाई? पता चल गया ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा था। अब भृगु खुद को संभाल नहीं पाया और वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो एकदम टूट चुका था। वो जानवी से बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता है। भृगु ने आज तक कितने लोगों को जीवन दान दिया है और उनकी मदद की है, पर आज अपने जीवन के सबसे करीबी इंसान को बचाने में वो नाकामयाब हो रहा था। उसने सारी कोशिश कर ली थी पर अब कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए भृगु बेबस हो गया था। लवी ने भृगु को ऐसे कभी नहीं देखा था और वो भी खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और वो चाहकर भी भृगु को संभाल नहीं पा रही थी। भृगु ने उस बाबा से कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन अगर वो चली गई तो फिर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, उस प्रधान ने मुझे कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे याद है कि उस प्रधान की आंखों में यह बात कहते हुए बहुत यकीन था। इसलिए मुझे पता है कि आप कोई ना कोई तरीके से मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। देखिए, आपको पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप बस मुझे एक बार बोलिए, लेकिन इस काम में मेरी मदद कीजिए। मैं ये काम आपके बिना पूरा नहीं कर पाऊंगा। आखिर उस बाबा को भी भृगु पर तरस आ ही गया और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुमने ये तय कर ही लिया है तो फिर अब एक ही चीज हमारी मदद कर सकती है। फिर उन्होंने कुछ ऑक्सीजन मास्क निकाले और कहा, अब इन्हीं को पहनकर हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बाहर सांस लेना तो लगभग नामुमकिन है। वो मास्क उनके पास देखकर वो तीनों काफी हैरान हो गए, जिसे समझते हुए बाबा ने कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, हाँ ये मैंने चुराया है। दूसरे द्वीप के हॉस्पिटल से मैंने ये चुराया था, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है और आज यही मास्क तुम्हारी मदद करेगा। उन्होंने फिर सबकी तरफ एक एक मास्क बढ़ाया और वो सब उसे पहनकर बाहर निकल गए। क्या भृगु उस बूटी को हासिल करने में अब कामयाब होगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड।